आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम के बारे में। ठीक है, तो सर्वांग समता क्या है, कैसे है और कितने टाइप्स का होता है, सभी चीज के बारे में बारीकी से देखेंगे। ठीक है, ट्रायंगल है, मैथ्स का है, कक्षा 9th है, 9वीं है, और ये क्लास क्या है, एक्सरसाइज 7.1 है। ओके, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है और इसमें कितनी भुजाएं होता है, कौन क्या होता है, तो उसको हम पहले देखते हैं। चलते हैं फ्लैशबैक में। ओके, बात बताइए। उसके बाद क्या है ये कि एक तो ये हो गया, ये सब क्या हो गया, ये भुजा हो गया, पहली भुजा, या कोई भी भुजा बोल सकते हैं, ये दूसरी भुजा भी बोल सकते हैं। तो एक भुजा हो गया और दूसरी भुजा हो गया, ये तीसरी भुजा हो गया। ठीक है, तीन भुजा हो गया। उसके बाद तीन कोण भी होता है, ये एक कोण और ये कोण, ये और एक कोण, ये जो बताए हुए हैं। ठीक है, तो तीन कोण और तीन क्या होता है, भुजा होता है। एक ट्रायंगल में तीन कोण और तीन भुजा होता है। तब क्या होता है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। ठीक है, अब कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण होता है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ये आता है कि मतलब समबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं, तो सिंपल है, समबाहु, सम मतलब बराबर। देखो सम का मतलब ये क्या होता है, इस सम का मतलब बराबर, सम का मतलब बराबर, और बाहु का मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, सभी भुजा बराबर हो, सम मतलब बराबर, मतलब सब भुजा बराबर हो। ठीक है ना, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, विषमबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर न हो, ऐसा त्रिभुज सर्व प्लस अंग प्लस सम। ठीक है, सर्व प्लस अंग प्लस सम, मतलब सभी अंग एक समान, सभी अंग क्या होना चाहिए, एक समान जैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि हम अप्रोक्स में बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों जो क्या है, वृत्त है, सॉरी चतुर्भुज है, वो क्या है, दोनों सर्वांग सम है। ठीक है, अप्रोक्स में मान के चलते हैं कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, देखने में भी लग रहा है कि बराबर है। ओके, जैसे मान लो कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ये सब मतलब इस सब का, जैसे मान लो कि 2 सेंटीमीटर है तो इसमें भी ये क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। ये नहीं कि ऐसा ही रहेगा तो इक्वल होगा, ये चेंजिंग भी होगा तो हो जाएगा। जैसे मान लो कि इसको हम इसको पलट दे, इसको ऊपर कर दे, इसको मान लो कि हम ऐसे करके नीचे कर दे, तब भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लो कि ये कोण इधर बढ़ा हुआ है ना, वो नीचे भी रहेगा तो इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये 5 फुट का आदमी है, तो 5 फुट का आदमी सोया रहे या खड़ा रहे, दोनों तो दोनों इक्वल होगा। मतलब दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों आदमी समान होना चाहिए। जैसे 5 फुट का ये तो 5 फुट का ये भी होना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हो, तो ये नहीं कि ये खड़ा है, ये आदमी सोया हुआ तो फिर नहीं होगा, दोनों होगा। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये फ्लावर है तो फ्लावर का है, दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा सर्वांग सम। ठीक है, तो सर्वांग सम का मतलब हम लोग क्या समझे कि सभी अंग क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब सब कुछ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सर्वांग सम और समरूपता के अंदर, मतलब इस दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो इस दोनों में क्या है, वर्सेस है, ये मतलब वर्सेस होता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो दोनों के बीच में सबसे पहले हम सर्वांग सम के बारे में तो उसे बता ही चुके हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, सब कुछ बराबर होना चाहिए, सभी अंग इक्वल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है जैसे मान लो कि समरूपता के बारे में बोले कि इस दोनों के बीच में क्या है अंतर। समरूपता की बात करें तो समरूपता में क्या होता है कि दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन छोटा बड़ा होना चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि छोटा सा आयत है, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, तो इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों क्या होगा, समरूप हो। लेकिन दोनों होना चाहिए, मतलब वर्ग ही होना चाहिए, आयत ही होना चाहिए। जैसे मान लो कि इसमें वृत्त है तो दोनों क्या होना चाहिए, वृत्त ही होना चाहिए, तो क्या होगा, समरूप। छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तब भी क्या होगा, दोनों समरूप होगा। ओके, जैसे मान लो कि इसमें इसकी त्रिज्या मान लो कि 1 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या मान लो कि 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसी का छोटा रूप होता है, इसको मतलब क्या करेंगे, जूम करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ओके, जैसे मान लो छोटा है, ये बड़ा कर दिया तो ये हो गया समरूप का। तो मतलब हम समरूप का मतलब क्या जाने कि दोनों सेम आकार का होना चाहिए, बशर्ते क्या होना चाहिए, दोनों का छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं। ठीक है, मतलब दोनों सेम चीज होना चाहिए। जैसे मान लो त्रिभुज है तो त्रिभुज होना चाहिए, वर्ग है तो वर्ग ही होना चाहिए, आयत है तो आयत ही होना चाहिए, लेकिन दोनों का आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं होता, सर्वांग सम में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो कि ये क्या है, तो ये है समरूपता का ये चिन्ह है, ये क्या है, समरूप का चिन्ह है, और ये क्या है, सर्वांग सम का चिन्ह है। ओके, शेप मतलब शेप मतलब बोल सकते हैं बराबर, और साइज का मतलब आकार, मतलब ये दोनों का शेप और साइज, मतलब साइज बोलो या शेप बोलो, दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, मतलब समरूपता में। नेक्स्ट है सर्वांग सम में, तो इसमें बता ही चुके हैं ऑलरेडी पहले भी।
तो इसमें जैसे मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसमें भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। जैसे मान लो कि अब ये दोनों त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज तो क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल आकार का है, दोनों इक्वल क्या है, सेम आकार का है, तो ये सर्वांग सम है। ओके, ये दोनों, फिर इस दोनों में मतलब 3 गो है, तो ये दोनों तो क्या है, सर्वांग सम है, बट ये दोनों क्या है, समरूप है। ओके, जैसे मान लो कि दोनों तो क्या है, ट्रायंगल ही है, लेकिन क्या है, छोटा बड़ा है, जैसे कि बताया है, तो इसमें छोटा बड़ा है तो ये समरूप है, जबकि ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। ओके, अब हम लोग चलते हैं, जैसे मान लो कि ये इसमें आया क्या कि ये एक समरूप है, एक सर्वांग सम है, जैसे मतलब स्टार में क्या है कि सभी समरूप त्रिभुज, यह त्रिभुजी की बात होगा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुजी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वांग समता का नियम, ठीक है, तो त्रिभुज की बात होगा, वैसे हम त्रिभुज लिखे इसमें नहीं है। सभी जो समरूप त्रिभुज होता है वो क्या होता है, सर्वांग सम होता है, ठीक है, सॉरी नहीं हो तो सकता है, सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकता है, ठीक है, जबकि मतलब सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप हो सकता है। जैसे कि मतलब हम बताएं, जैसे मान लो कि देखो ये दोनों इक्वल है, जैसे मान लो कि दोनों इक्वल रहेगा तो सर्वांग सम होगा, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, जबकि समरूपता में क्या होना चाहिए कि एक छोटा होना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, मतलब छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर्वांग सम क्या होना चाहिए, दोनों सेम। तो वही बता रहा है कि सभी मतलब जो समरूप होगा ना वो सर्वांग सम हो सकता है, लेकिन सभी समरूप जो होगा वो सर्वांग सम नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। स्टार में लिखा गया कि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं, सभी समरूप जो होता है वो सर्वांग सम नहीं होता है, बट सभी सर्वांग सम समरूप हो सकता है, ठीक है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट है मेरे पास सर्वांग समता की कसौटी अब क्या है, तो जैसे मान लो कि इसमें 5 गो होता है, तो सबसे पहले है कि मतलब SAS है, मतलब यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है जैसे साइड होता है, फिर इसका मतलब एंगल होता है, उसके बाद फिर इसका मतलब होता है साइड, ठीक है, तो 2 साइड है और 1 एंगल है, ठीक है, मतलब 2 साइड है और कितना एंगल है, 1 एंगल है, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर हो, मतलब साइड का मतलब भुजा, ठीक है ना, एंगल का मतलब कोण, तो जिसमें 2 भुजा बराबर हो और 1 कोण बराबर हो तो क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुज होगा, ठीक है। किससे होगा, तो SAS से, मतलब इसकी सर्वांग सम की कसौटियां से, ठीक है। जैसे मान लो कि इसका हम मतलब समझे तो क्या बोल रहा है, जो हम बताएं वही बात हुआ, ठीक है, आगे हम फिर लिखेंगे नहीं, एक हम समझाने के लिए बता दिए हैं, कुछ नहीं होगा, जैसे यहाँ देखोगे तो उसी से मतलब कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ दूसरा होगा ASA से, ठीक है ना, दूसरा कसौटियां है ASA, मतलब ये इसमें 2 कोण है, मतलब A का मतलब कोण, ठीक है ना, एंगल साइड एंगल, तो इसमें 2 कोण है और एक क्या है, साइड है, ठीक है, तो इसमें वही बात लिखाएगा। जैसे मान लो कि इसमें है क्या, 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, 2 त्रिभुज सर्वांग सम होगा यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, क्योंकि यहाँ कितना भुजा है, 2 भुजा है, ठीक है, तो एक त्रिभुज की 2 भुजा और उसके अंतर्गत एक कोण, ठीक है, और दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत एक कोण होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं, ठीक है, इसको जैसे इसमें बताया गया है कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनके 2 भुजाएं, क्योंकि सर्वांग समता का नियम क्या है, SAS है, मतलब 2 भुजा होना चाहिए और एक कोण होना चाहिए। S का मतलब क्या, भुजा, याद रखना है कि S का मतलब क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है, S का मतलब भुजा हो गया और A का मतलब क्या हो गया, कोण हो गया, ठीक है, A का मतलब भुजा और S का मतलब भुजा और A का मतलब कोण हो गया, मतलब साइड और एंगल, ठीक है। यहाँ हम 2 त्रिभुज लेते हैं, अपना मन से कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ हम लेते हैं त्रिभुज एक लिए और एक दूसरा लेते हैं, ठीक है जी, इसमें है ABC, इसमें मान लो कि PQR है। ओके, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो मतलब सर्वांग सम कैसे होते हैं, जो ये बोल रहा है ना इसको हम समझा रहे हैं, ठीक है, मतलब 2 त्रिभुज होगा, उसकी 2 भुजा क्या होगा, बराबर होगा, तो हम क्या करते हैं 2 भुजा बराबर कर देते हैं। जैसे मान लो कि ये भुजा और ये भुजा को बराबर कर दिए, इसमें भी ये भुजा और ये तुमको दिया रहेगा ऑलरेडी, ठीक है, जैसे मान के हम मान भी सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑलरेडी, ठीक है, तो हम यहाँ एक दे देते हैं, जैसे मान लो कि ये कोण है और ये कोण है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 भुजा है, एक भुजा ये और एक भुजा ये, मतलब पहली त्रिभुज की पहली भुजा और दूसरी त्रिभुज की दूसरी भुजा, ठीक है, पहली भुजा, ठीक है, पहली त्रिभुज की दूसरी भुजा और फिर दूसरी त्रिभुज की दूसरी भुजा, पहली त्रिभुज की पहली भुजा और दूसरी त्रिभुज की पहली भुजा, फिर पहली त्रिभुज की दूसरी भुजा और दूसरी त्रिभुज की दूसरी भुजा, ठीक है। यहाँ क्या क्या है सो देखो, जैसे मान लो कि ये क्या क्या किसमें कौन कौन बराबर है, तो जैसे मान लो AB भुजा किसके बराबर है,
ए बी भुजा बराबर है पी क्यू के, किसके बराबर है, पी क्यू के। फिर उसके बाद बी सी भुजा किसके बराबर है, बी सी भुजा बराबर है किसके, क्यू आर के, ठीक है। तो ये हो गया। और कोण किसके बराबर है, तो कोण बी बराबर है कोण क्या, क्यू के, ठीक है। तो इसमें देखो दो भुजा बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एस ए एस से क्या होगा, सर्वांग सम होगा, क्या होगा, सर्वांग सम होगा। बच्चा गलती कहाँ करता है सो बता रहे, देखो जैसे मान लो कि यहाँ दो त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज ये रहा, यहाँ समझोगे, देखो यहाँ एक त्रिभुज है और यहाँ एक त्रिभुज है, ठीक है। बच्चा क्या करता है, जैसे मान लो कि यहाँ ये भुजा है और ये भुजा बराबर है, और मान लो कि ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर और ये भुजा बराबर, बच्चा क्या कर देता है, ये कोण और ये कोण बराबर कर देता है, जबकि ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो भुजा है ना इसी के अंतर्गत होना चाहिए, देखो अंतर्गत लिखा हुआ है, अंतर्गत मतलब इसी के अंतर्गत, तो इस दोनों भुजा के अंतर्गत ये कोण आ रहा है, ठीक है, इसीलिए यही कोण हुआ, ठीक है। ये कोण और ये कोण इक्वल नहीं हो सकता, ये कोण और ये कोण, ये आगे हम पढ़ाएंगे, होगा जब सर्वांग सम हो जाएगा उसके बाद होता है, ठीक है ना, सीपीसीटी से, लेकिन अभी नहीं होगा, ठीक है। सर्वांग सम जब सीपीसीटी लगाएंगे तब जाके होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये कोण और ये कोण नहीं हो सकता, ये कोण, ठीक है, इसके अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये है इस दो भुजा के अंतर्गत और ये है इस दो भुजा के अंतर्गत ये कोण, तो ये और ये कोण बराबर हो सकता है, यही बात बताया गया है। बात समझ में आ रहा है, तो मतलब उसके अंतर्गत बनना चाहिए, दो भुजा रहेगा उसके अंतर्गत तो क्या होना चाहिए, कोण बनना चाहिए। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला हम मतलब सर्वांग समता के नियम पे चलते हैं, ठीक है। तो अगला सर्वांग समता के नियम पे हम जाएंगे, तो उसमें होगा ए एस ए, ठीक है। इसमें था दो भुजा था और एक कोण था, जबकि अगला सर्वांग समता के नियम पे जाएंगे, कसौटी पे जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, दो कोण होगा और एक भुजा होगा, ओके। ये तो पहला हो गया। और दूसरी की बात करें तो दूसरा में क्या होगा, ये जैसे एस ए एस है तो इसमें होगा ए एस ए, ओके। मतलब दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा। इसमें भी वही बात, कुछ नहीं, जैसे मान लो कि दो हम ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। देखो इसको बढ़ा दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है सर्वांग सम में, क्या होता है सर्वांग सम में क्या होता है, सीपीसीटी से जब आगे करेंगे ना तो और भी समझ में आ गया, क्योंकि सर्वांग सम का मतलब होता है सब अंग बराबर, ठीक है। तो अप्रोक्स हम इसको मान लिए ए बी सी है, ए बी सी, ओके, ए बी, इसको पी क्यू आर अलग मानो, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे दो कोण है तो दो कोण को बराबर करते हैं, जैसे ये कोण और ये कोण को बराबर कर दिया, ओके। और इसमें ये कोण और इसको बराबर कर दिया, एक भुजा ले लेंगे तो हम जैसे मान लो कि ये भुजा और ये भुजा ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मान लो कि इससे, जैसे मान लो कि ये दो कोण बना है ना, इसके बगल वाला लेना है, ठीक है। जैसे इसके सामने हो, जैसे इसके सामने तो ऐसे ये आ रहा है, तो ये और या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे, ओके। लेकिन इसके बगल वाला या तो ये लो या तो ये लो, ठीक है। तो एक हम दो कोण ले लिया, ये कोण पहला दूसरा और फिर इसमें पहला दूसरा, ठीक है। तो इसमें भी एक भुजा बराबर है और इसमें भी एक भुजा बराबर। जैसे मान लो कि हम मान लेते हैं, ठीक है, जैसे अप्रोक्स में मान लेते हैं, जैसे मान लो कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये मान लो कि 100 डिग्री है, ठीक है, 100 डिग्री है। इसमें भी मान लो ये 100 डिग्री है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं ये वाला जो है वो 60 डिग्री है, ओके। इसमें मान लेते हैं ये 20 डिग्री है, ये मान लिए, ठीक है। अब इसको हमको सर्वांग सम करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान इसको भी मानेंगे, इसको ये जो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ क्या है, एक भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे मान लो कि खोजेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कि दो कोण बराबर है, दो कोण इक्वल है, एक कोण तो है, एक कोण तो है इक्वल है ना, लेकिन दूसरा कोण नहीं है, तो दूसरा कोण करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ 20 सेंटीमीटर है, तो ये देखो ये कितना होगा 160 है, ये तीसरा कोण कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो 20 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा ना। जैसे मान लो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 100 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 20 होगा, ये 100 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा 60 होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, अच्छा ये तो एक दूसरा नियम लग गया, ठीक है, क्या हो गया, तीनों कोण बराबर हो गया, नहीं ये क्या हो गया, तीनों कोण बराबर, अप्रोक्स माने है इसलिए ऐसा हो गया, जैसे पहला कोण बराबर, दूसरा कोण बराबर, तीसरा कोण बराबर। इसमें दो ही कोण बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दो ही कोण बराबर होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं डिग्री को, ठीक है। इससे ऐसा मतलब तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। इसमें तो वैसे तीनों कोण बराबर हो गया, ठीक है। इसमें कितना कोण बराबर होना चाहिए, दो ही कोण बराबर होना चाहिए, क्या है यहाँ 2a है, ठीक है, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है, कोण होता है, ठीक है। इसमें इसको हम कैसे सर्वांग सम करेंगे, तो लिखेंगे आप, जैसे कोण बराबर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोण बी
कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के, ठीक है। इसी को दूसरा तरीका से कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी बताया हुआ है, ए बी सी को ऐसे लिख सकते हैं, होगा ना। फिर कोण पी क्यू इस तरह से लिख सकते हैं। चलो फिर दूसरा कोण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी ए सी। बी को ए को क्या करना है, बीच में रखना है। फिर बराबर हो जाएगा कौन किसके, इसमें ले लो, इसमें इसको ले लो, इसको ले लो, ठीक है। दो ही कोण बराबर होगा, ठीक है। इसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू पी आर कर देंगे, ओके। और एक भुजा कर देंगे, तो भुजा क्या हो जाएगा, भुजा होगा बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यू आर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें दो कोण और एक भुजा हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ए एस ए से क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांग, ठीक है, सर्वांग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग दो पढ़ चुके हैं, और तीसरा है, अब देखो तीसरा। बात समझ में आ रहा है, दो हो गया। उसके बाद तीसरा है, जैसे ए ए एस है, ए ए एस है, ओके, ए ए एस है। इसमें क्या होना चाहिए कि दो कोण होना चाहिए और एक भुजा होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो थोड़ा का डिफरेंट है, मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि पहले दो कोण बराबर होना चाहिए, उसके बाद तीसरी भुजा होना चाहिए। इसमें जबकि क्या है कि पहले कोण, फिर भुजा और फिर कोण होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे होगा। इसमें भी ऐसे ही मान सकते हैं अप्रोक्स में, एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज होगा, ठीक है। अच्छा ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया पूरा, राइट एंगल तो कहीं बना लो, क्रॉस होगा। देखो तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर में, तो इसमें एबीसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी, ओके। इसमें क्या करेंगे, दो कोण होना चाहिए और एक भुजा होना चाहिए, ठीक है। दो कोण और एक भुजा, तो दो कोण और एक भुजा करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस मान ली ये कोण ले लिया और ये कोण ले लिया, एक ये कोण ले लिया और एक ये कोण ले लिया, ठीक है। और इसके अंतर्गत मान लो कि ये भुजा बन रहा है, तो ये ले लेंगे। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें देखो इसके बगल वाला होना चाहिए, ठीक है ना। इसके जो अंतर्गत बना है उसमें वो नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें क्या, ये अंतर्गत होना चाहिए। मतलब ये कोण है, पहली कोण है, ये दूसरी कोण, उसके अंतर्गत ये भुजा है, और ये कोण है और ये कोण है, इसके अंतर्गत ये भुजा है। बात समझ में आ रहा है। इसमें वही बात लिख देंगे, कोण पी बराबर है कोण ए के, फिर कोण क्यू बराबर है कोण बी के, ओके। और फिर आगे भुजा हो जाएगा, तो भुजा हो जाएगा पी क्यू बराबर हो जाएगा क्या, पी क्यू बराबर हो जाएगा भुजा किसके, ए बी के, ठीक है। ये दोनों मतलब दो भुजा हो गया, दो कोण हो गया, एक भुजा हो गया, तो किससे सर्वांग सम हो जाएगा, ए ए एस से हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये भी सर्वांग सम देख लिया। अब अगला बढ़ते हैं, 5 गो है, तो इसमें 3 गो हम लोग देख चुके हैं, 5वां क्या है सो देखते हैं। चलो जैसे मान लो कि हम देख के बता सकते हैं, वो उसमें जैसे मान लो कि भुजा कोण भुजा आ रहा है ना, या कोण भुजा है, या फिर भुजा 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 है, ठीक है। अब भुजा 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 वाला ही पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें तीनों भुजा बराबर हो, ओके। जैसे मान लो कि तीनों भुजा बराबर है, ठीक है। चौथा क्या है मेरे पास, चौथा है भुजा भुजा भुजा, मतलब एस एस एस, सर्वांग समता के कसौटी एस 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 से। मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एस 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 बोलते हैं। मतलब भुजा भुजा भुजा, ठीक है। मतलब तीनों भुजा से क्या होगा, इक्वल होगा, ओके। तो मान लो कि हम यहाँ समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। होगा कि नहीं बताओ। समबाहु त्रिभुज लेंगे तो समबाहु का मतलब क्या होता है, जिसका सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। ये थोड़ा छोटा बड़ा बन गया, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम मान के चलते हैं ये क्या है, सब बराबर है, क्या है, ये दूसरा त्रिभुज के सब बराबर है। इसमें हम ए बी सी कर सकते हैं, ए बी सी, और इसमें पी क्यू आर। ये नहीं कि यही नाम सब होगा, दूसरा नाम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एस 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 क्या है, तो मतलब तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, तो लिख दो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के हो जाएगा, और इसके बाद बी सी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के हो जाएगा, और फिर एक बचा हुआ है ए सी, तो ए सी किसके हो जाएगा, पी आर के, ठीक है। इसमें तीनों भुजा बराबर हो गया, मतलब एस 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 लग जाएगा यहाँ, ठीक है, एस एस एस। तो इससे क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल है। फिर पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पांचवा क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पांचवा इम्पोर्टेंट में क्या है कि आर एच एस, क्या है, आर एच एस मतलब राइट, इसका मतलब होता है राइट एंगल, ठीक है, RIGHT, राइट एंगल, ठीक है। जिसका मतलब होता है यहाँ राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया राइट एंगल
ये हो गया तुम्हारा क्या राइट एंगल हाइपोटेनस हो गया। क्या हो गया हाइपोटेनस, जिसको मतलब हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं कर्ण। ये साइड हो गया, क्या हो गया साइड हो गया, ठीक है, मतलब भुजा हो गया। ओके, तो जैसे मान लो कि एक हम त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है, इसका ये वाला क्या है 90 डिग्री है। क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये थोड़ा टेढ़ा है। चलो ये हो गया। और मान लो कि एक हम दूसरा लेते हैं, देखो किस तरह से लेंगे, ऐसे लेंगे। अब ये नहीं बोलोगे इसे गलत है, ठीक है, नहीं गलत नहीं होगा, क्यों नहीं गलत होगा हम बता रहे हैं। ऐसे करके ले लिया, इसको थोड़ा ऐसे मिला देते हैं। जैसे देखो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब देखो कौन कौन बराबर होगा, किसके बराबर होगा। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें नियम क्या है कि मतलब एक समकोण होना चाहिए, क्या होना चाहिए समकोण होना चाहिए, ठीक है ना, एक कर्ण होना चाहिए, और दूसरी क्या होना चाहिए कि एक भुजा होना चाहिए। तो हम दिखा रहे हैं, जैसे देखो ये एक 90 डिग्री हो गया, समकोण हो गया, ठीक है, इसमें भी एक समकोण हो गया। ओके, इसके सामने वाला जो होता है ना वो कर्ण होता है। क्या होता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने क्या है, ये भुजा है, मतलब इसका नाम हम दे देते हैं ABC, ठीक है, और इसका नाम देते हैं PQR। ओके, तो 90 डिग्री के सामने जो AC है वो क्या है कर्ण है। फिर इसमें 90 डिग्री के सामने जो है PR वो क्या है कर्ण है, ये वाला है ना। और दूसरी भुजा हो जाएगा क्या, एक दो, तो दूसरी ये हो गया, मतलब तुम्हारा क्या 90 डिग्री कोण हो गया, और एक ये क्या होना चाहिए दूसरी भुजा, ठीक है, या तो इसको मानो या तो इसको मानो। इसमें भी मान लो कि ये भुजा मान लेते हैं जो कि लंब होता है, ठीक है, तो ये हो गया। इसमें हम लोग क्या समझे कि मतलब क्या होना चाहिए, एक 90 डिग्री होना चाहिए और एक कर्ण होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी एक भुजा होना चाहिए, ठीक है। एक 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब राइट एंगल होना चाहिए, दूसरा कर्ण होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए एक भुजा होना चाहिए। तो वो क्या होगा त्रिभुज सर्वांग समता के किस नियम पे चला जाएगा, RHS, ठीक है, RHS से क्या हो जाएगा वो त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा। ओके, जैसे मान लो कि एक हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, जैसे मान लो कि ऐसे करके ले लेते हैं, ठीक है। अब ये त्रिभुज ले लिए, ठीक है, और इसमें मान लो कि एक ऐसे करके खींच दिए, यहाँ क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ये दो तरह का त्रिभुज हो गया ABC, यहाँ दो तरह का त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, मतलब दोनों त्रिभुज क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, जैसे मान लो कि ये 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा।